अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट वायरसेस। अब क्लास हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है वायरसेस के बारे में, ये एक्सक्लूड हो चुका है स्मार्ट पेपर सिलेबस में। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस से। अब वायरसेस हमारे पास होते क्या हैं? कोई भी वो पॉइजन जो पहले डिजीज़ काज करता है और फिर डेथ काज करता है, उसको हम लोग वायरसेस कहते हैं। यानी कि अगर वायरसेस बॉडी के अंदर एंटर हो जाएं, जैसे पॉइजन एंटर होता है, तो पहले वो डिजीज़ काज करेंगे और फिर डेथ काज। अब हमारे पास वायरसेस के करैक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। करैक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या, हम लोग इसका साइज़ आ जाता है। साइज़ देखने के लिए हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अब जो वायरसेस होते हैं, इस जो सबसे हमारे पास स्मॉल वायरस है वो हमारे पास होता है पॉक्स पर वो वायरस जो 20 नैनोमीटर है जिसकी लेंथ। और जो हमारे पास होता है सबसे बड़ा वायरस होता है पॉक्स वायरस होता है, जो 250 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर हमारे पास क्या होता है? फिल्टर पेपर वो पेपर होता है जो क्या होता है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स सुराख प्रेजेंट होते हैं, जिससे जिससे क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि क्योंकि वायरसेस 10 to 1000 टाइम्स बैक्टीरिया से स्मॉल होते हैं, तो वो वाला फिल्टर पेपर जिससे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते, वायरसेस बहुत ईजिली पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन। अब वायरस जो उनसे हैं रिप्रोड्यूस किस तरह करते हैं? रिप्रोड्यूस क्योंकि ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट कौन से होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट के ब्लड न्यूट्रिशन वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, उसके ब्लड वगैरह पे फीड करते हैं अब पैरासाइट 2 टाइप्स के होते हैं, या वो होंगे इंट्रासेल्युलर होते हैं या वो एक्स्ट्रा सेल्युलर होते हैं। इंट्रासेल्युलर वो होते हैं जो अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उसके साथ बॉडी की किसी पार्ट के साथ, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन के साथ जाके या फिर उसके लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसके ब्लड के ऊपर या उसके न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करके उसके ऊपर फीड करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर से ही बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उसके न्यूट्रिशन को सक करके खुद फीड करते रहते हैं। अब ये जो पैरासाइट होते हैं, जो हमारे ये रिड्यूस जो वायरसेस होते हैं, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होते हैं। ये एनिमल्स की, प्लांट्स की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिससे क्या होता है, वायरसेस की डिफरेंट कॉपीज़ बनती हैं, डिफरेंट कॉपीज़ अपनी बनाता है और इस तरह वो रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटाबॉलिक मशीनरी। अब वायरसेस क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों से बने होते हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड और एक होते हैं हमारे पास प्रोटीन। अब ये हमारे पास वायरसेस का स्ट्रक्चर है, इससे हम लोग देख सकते हैं ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वायरस का जो हेड होता है वो हमारे पास प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जो है वो एनक्लोज हुआ होता है, जो डीएनए होता है या फिर आरएनए होगा, उसका जीनोम होगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको क्या करना पड़ता है, अगर इनको आगे रिप्रोड्यूस वगैरह करवाना पड़ता है, इनको क्या चाहिए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनाना है, और अपने बाकी वाइटल फंक्शंस के लिए इन्हें क्या चाहिए होता है, मेटाबॉलिक मशीनरी की ज़रूरत होती है। लेकिन वायरसेस के अंदर अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपने होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये अपने होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं दो कामों के लिए। एक तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वहाँ से प्रिपेयर करते हैं अपने लिए, और दूसरा ये क्या करते हैं, अपनी जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं अपनी बॉडी के, ये वहाँ से ये अपने होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज़ करके वहाँ से मेटाबॉलिक फंक्शंस अपने पूरे करते हैं। वाइटल फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? वाइटल का मतलब होता है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हमारे पास इन्होंने कहा है फिफ्थ आ जाता है एंटीबायोटिक्स हमारे पास आ जाती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? हम कभी भी अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है, उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि वो ख़त्म हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होती हैं, क्योंकि वायरसेस जो सी हैं वो क्या करती हैं, वो डिजीज़ काज करती हैं बॉडी के अंदर। तो जब भी कुछ फील हो के कोई डिजीज़ वगैरह या फिर कोई बीमारी वगैरह फील हो, हेडिक वगैरह आम स्टार्टिंग सिम्टम्स फील होते हैं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर के लिए। अब रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, यानी कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स अगर लेते भी हैं, तो क्या होता है, वायरसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ करते हैं। इसे कहते हैं उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। स्टार्टिंग में उसके ऊपर असर होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स जो हैं वो अफेक्ट करना बिल्कुल बंद कर देती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिप्टोमाइसिन और दूसरे एंटीबायोटिक्स लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वायरसेस के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अब वायरसेस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, हमारे पास सबसे पहले हेड प्रेजेंट होता है। हेड को हम लोग कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है।
हेड जो सा है वो हमारे पास प्रोटीन का बना होता है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये कंप्लीट, मैच्योर और इन्फेक्टियस पार्टिकल को, जो कंप्लीट हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है। इन्फेक्टियस का मतलब होता है जिसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन काज कर सके। इसको हम इस पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, वायरोन बोलते हैं। अब वायरोन जो सा होता है उसके जो हेड होता है वो उसको कैप्सिड बोलते हैं, और वो प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन कोट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। प्रोटीन कोट के अंदर न्यूक्लिक एसिड जो सा है वो हमारे पास स्टोर हुआ होता है, जिसे हम सेंट्रल कोर होता है जो उसका, वो न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। अगर डीएनए और आरएनए यानी कि उसको उसका जीनोम हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास उसका नीचे वाला पोर्शन होता है, कॉलर होता है। कॉलर के अंदर होती है शीथ होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो सबसे लास्ट पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस प्लेट। बेस प्लेट से टेल फाइबर निकले होते हैं। टेल फाइबर्स यूज़ होते हैं मूवमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। और जो बेस प्लेट होती है, जब ये क्या करती है, जब भी इन्फेक्शन काज करना हो, जब भी इस वायरस ने होस्ट की बॉडी के अंदर जाना होता है, तो ये क्या करती है, अपना जीनोम होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करती है। और बाकी ये जो प्रोटीन कोट होता है ये बाहर ही रहता है। जीनोम जो सा है वो एंटर हो जाता है, फिर आगे जीनोम जो सा है वो सारा काम, इन्फेक्शन वगैरह कैसे काज करना है, रिप्रोड्यूस कैसे करना है, वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड ही काम करता है। अब ये कैसे एंटर करते हैं, अब ये जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है इसमें बेस प्लेट क्या करती है, बेस प्लेट के ज़रिए पेनिट्रेट करता है होस्ट की बॉडी के अंदर। ये होस्ट की बॉडी यहाँ पर है, ये सारी जो उसकी तीनों दोनों तरफ तीनों टेल फाइबर्स हैं, ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। बेस प्लेट जो सी है ये नीचे आकर क्या करेगी, होस्ट के साथ अटैच हो जाएगी बिल्कुल, और क्या करेगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट करके अपना न्यूक्लिक एसिड उसकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो बेस प्लेट किस लिए यूज़ होती है, जब इसने अपना जीनोम होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करना होता है तो बेस प्लेट क्या करती है, उसके साथ अटैच होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैप्सिड होता है, कैप्सिड हम लोगों ने देखा था जो हेड प्रोटीन का बना होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। उन्होंने क्या, उसकी डेफिनेट शेप होती है और वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। अब कैप्सोमियर जो सा होता है, हर वायरस के अंदर जो कैप्सोमियर का नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हर्पिस वायरस के अंदर जो कैप्सिड है वो 162 कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है, जबकि एडिनो वायरस के अंदर जो कैप्सिड है वो 252 कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब एक हमारे पास कैप्सिड होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। ये कैप्सिड जो सा है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लिक एसिड से मिलके बना होता है। अब जो कैप्सिड्स होते हैं वो वायरसेस होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कुछ वायरस होते हैं इन्वेलप्ड और कुछ होते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियो कैप्सिड जिस वायरस में प्रेजेंट होता है वो इन्वेलप्ड होता है। इन्वेलप्ड का मतलब होता है उसके ऊपर एक कैप्सिड के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ये इन्वेलप्ड है। जब जिसके ऊपर कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इन्वेलप्ड वायरस, नेकेड बोलते हैं। नेकेड इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शेप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट वायरस। अब हम लोगों ने एनिमल के अंदर जो और पौधों के अंदर जो वायरसेस जाते हैं उनकी शेप्स को स्टडी करते हैं। इनकी 2 टाइप्स की शेप होती है, नंबर 1 पॉलीहेड्रल, नंबर 2 हेलिकल। पॉलीहेड्रल हमारे पास क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी और हेड्रल का मतलब होता है साइड्स। वो वाली शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, यानी कि इस वायरस की बहुत सारी साइड्स होंगी। और नेक्स्ट हेलिकल हमारे पास क्या होता है, स्पायरल। स्पायरल हमारे पास हमें पता है स्पायरल शेप कैसी होती है, स्पायरल शेप हमारे पास कैसी होती है, ये स्पायरल शेप होती है और ये इन्वेलप्ड होते हैं, और यानी कि इनके ऊपर इनके कैप्सिड पे कवरिंग होती है और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। जो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस होते हैं हम लोगों ने उनको क्लासीफाई करना है। अब हर वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है या आरएनए होता है, या वो नेकेड होते हैं या फिर उनके ऊपर इन्वेलप प्रेजेंट होता है। अब हम क्लासीफाई करते हैं वायरसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं शेप की और साइजेस की बेसिस के ऊपर। और 3 तरह के हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। एक को रॉड शेप्ड होते हैं, एक हमारे पास होते हैं स्फेरिकल और एक होते हैं टैडपोल लाइक। ठीक है, इनमें एग्जांपल है स्फेरिकल कौन से होते हैं, पोलियो वायरस, अगर जो पोलियो में काज करता है वायरस वो स्फेरिकल होता है। और जो हमारे पास होता है ये स्फेरिकल होती है शेप, ये रॉड होती है। और जो टैडपोल होती है वो भी जो मैंने शेप दिखाई है वो टैडपोल लाइक है। वो हमारे पास होता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कौन सा होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरियोफेज होता है, और वो टैडपोल लाइक होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वायरसेस की शेप है, ये हमारे पास रॉड शेप है और ये हमारे पास टैडपोल लाइक है। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास पूरा पोर्शन है हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि कुछ वायरसेस जो जो बैक्टीरिया वायरसेस जब एंटर होते हैं बॉडी के अंदर तो वो कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्मॉल पॉक्स जो सा है वो पॉक्स वायरस जो सा है वो काज करता है। और ये कौन सा और इसके अंदर जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है और वो इन्वेलप्ड हुआ होता है, यानी कि जो इसका कैप्सिड होता है वो क्या होता है, इन्वेलप्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब इसकी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले ये डिजीज़ जो सी थी चाइना में एपिडेमिक थी, एपिडेमिक का मतलब होता है वबाई थी। उसके बाद अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये डिज़ीज़ जो सी है वो पूरी वर्ल्ड के अंदर एक कॉमन डिज़ीज़ बन गई, इतनी ज़्यादा जो सी है ये आम हो गई थी पूरी वर्ल्ड के अंदर। अब इस डिज़ीज़ में होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास वेजिकल बनता है, वेजिकल फ्लूइड फील्ड होता है, राइज ऑन द बॉडी। सबसे पहले बॉडी के ऊपर वेजिकल बनेगा, वेजिकल कहते हैं एक दाने को, छोटा दाना बनता है, फ्लूइड फील्ड होता है जिसके अंदर लिक्विड फिल हुआ होता है। बाद में क्या होता है, बिकम पेस्ट्यूल्स लेटर ऑन, थोड़ी अरसे बाद वो दाना होता है वो पेस्ट्यूल की शक्ल ले लेता है, पेस्ट्यूल यानी कि छाले की शक्ल ले लेता है। एंड फॉर्म पिटिट स्कार, कुछ अरसे के बाद जब वो ठीक हो रहा होता है, थोड़ा लास्ट में उसकी स्टेज क्या आ जाती है, वो एक पिटिट स्कार बन जाता है। अब पिटिट स्कार क्या होता है, इसकी स्कार का मतलब होता है एक निशान बन जाता है। पिटिट का मतलब होता है कि आर्म स्किन की निस्बत ये पूरे हमारी अगर आर्म है, आर्म के ऊपर अगर वो वेजिकल बना है तो वो क्या होता है, जब वो ठीक होता है तो वो थोड़ा सा अंदर जो सी होती है उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी यूँ हो जाती है, यानी कि गड़ा टाइप बन जाता है। पिटिट को कहते हैं थोड़ा गड़ा बन जाना, वहाँ पे क्या होता है, निशान बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉक कहते हैं। और स्मॉल पॉक्स सबको पता है स्मॉल पॉक्स क्या होते हैं। 1930 में हमारे पास इम्यूनाइजेशन और दूसरे इस डिज़ीज़ के ऊपर क्या हुआ था, दूसरे इम्यूनाइजेशन की गई और दूसरे कंट्रोल मेजर लिए गए। इम्यूनाइजेशन का मतलब सबको पता है कि इम्यूनिटी क्रिएट कर ली गई, जिसकी वजह से थोड़ा डेंजर, यानी कि वैक्सीन वगैरह बनाई गई। वैक्सीन से क्या होता है, इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है जिसकी वजह से डेंजर थोड़ा कम हो गया। 1980 के अंदर क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया कि स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट फ्रॉम वर्ल्ड। इरेडिकेट का मतलब होता है ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड से। अब इम्यूनाइजेशन का सबको पता है, इम्यूनिटी किस तरह क्रिएट की जाती है। वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है, उसी डिजीज़ के डेड जर्म्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं और बॉडी क्या करती है, पहले से ही इससे पहले कि उसके डिजीज़ काजिंग वाले जर्म्स जो हैं उसके अंदर एंटर हो, बॉडी के अंदर पहले ही इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, यानी कि बॉडी पहले ही उस डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ अपने अंदर रिलीज़ कर चुकी होती है। फिर जब असली वायरस एंटर होता है तो वो फ़ौरन उससे फाइट करके जो उनसे बॉडी को डिफेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हर्पीस वायरस। हर्पीस वायरस में क्या होता है, छाले बनते हैं बहुत ज़्यादा, और यानी कि इतने ज़्यादा बनते हैं कि वो एक वाउंड की तरह, ज़ख़म की तरह बन जाते हैं लिप्स के गिर्द, स्किन के ऊपर और माउथ के ऊपर ज़्यादातर ये होते हैं, लिप्स पे, स्किन पे और माउथ के अंदर होते हैं ये। और हर्पीस वायरस सबसे पहले देख लेते हैं, ये जीनोम इसका क्या होता है। इनका जीनोम, हर्पीस वायरस जो डिजीज़ काज करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है। इसका जो जीनोम होता है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। अब इस डिजीज़ में होता क्या है, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास होता है बस वेस्कुलर लीजन्स इन एपिथेलियल लेयर ऑफ एक्टोडर्मल टिश्यू। अब इसका क्या मतलब होता है, वेस्कुलर लीजन का मतलब होता है ज़ख़म हो जाना। अब कहाँ पे ये ज़ख़म होते हैं, हमारे पास 3 लेयर होती हैं। सबसे ऊपर वाली होती है एक्टोडर्म, मिडल वाली होती है हमारे पास मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाली जो सी लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। अब जो ऊपर वाली लेयर होती है एक्टोडर्म जो सी होती है, ये एक्टोडर्म सबसे एक्सटर्नल लेयर होती है। और एक्टोडर्म 3 चीज़ें बनाती है, एपिडर्मिस स्किन सेल बनाती है, न्यूरॉन बनाती है ब्रेन में, और पिगमेंट सेल बनाती है। अब ये जो एपिडर्मल स्किन सेल्स बनाती है, ये एपिडर्मल्स के ऊपर अब इन्होंने यही लिखा हुआ है कि हमारे पास एक्टोडर्मल टिश्यू जो से होते हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एक्टोडर्मल, इसके जो एपिडर्मल होती है उसके ऊपर क्या चीज़ क्रिएट हो जाती है, वस्कुलर लेजन, यानी कि ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा पहले छाले बनते हैं और फिर वो ज़ख़म की शक्ल ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स। और हर्पिस सिम्प्लेक्स की हमारे पास यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा हमारे पास होता है, ये इस आरएनए होता है इस वायरस में, इन्वेलप्ड होता है, और ये डिजीज़ जो सी होती है एपिडेमिक होती है, वबाई डिजीज़ थी वैसे। और हमारे पास ये इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है, ज़ुकाम को कहते हैं इन्फ्लुएंजा। अब हमारे पास ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ है पोलियो, सबको ही पता है इसके बारे में। अब पोलियो जो सा है ये कौन काज करता है, पोलियो वायरस काज करता है। ये स्मॉलेस्ट वायरस होता है और इसके अंदर जो हमारे इसका जो कैप्सिड होता है उसके अंदर जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। और ये सबसे ज़्यादा किसके अंदर, ज़्यादातर बच्चों को होता है, बड़ों को ये बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मीजल्स एंड मम्प्स। मीजल्स एंड मम्प्स हमारे पास क्या होता है, एक तो इनका जो हमारे पास वायरस होता है ये लार्ज होता है, इन्वेलप्ड होता है और आरएनए होता है इसमें जीनोम में।
जो मम्प्स होता है वो हमारे पास मम्प्स हम लोग कहते हैं उनको कनपेड़ों को कहते हैं मम्प्स। और मीजल्स हम लोग ये कनपेड़ों को कहते हैं। यानी कि मम्प्स में क्या होता है, अफेक्ट स्लाइवरी प्रोड्यूसिंग ग्लैंड काजेज स्वेलिंग। जो ईयर के पास स्लाइवरी प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होते हैं, यानी कि जो स्लाइवा स्लाइवा सबको पता है क्या होता है, जो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ग्लैंड्स, ये क्या करता है उनको अफेक्ट करते हैं और वो क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं हमारे जो ईयर्स के पास नेक रीजन में जो ग्लैंड्स होते हैं। और जो हमारे पास मीजल्स होते हैं, मीजल्स की भी यहाँ पे अ डिजीज डेट काजेज फीवर एंड अ रेड रैश। इससे क्या होता है, बुखार होना शुरू हो जाता है और रेड रैश होना शुरू हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, उन्होंने कहा है ये 60% अडल्ट आर इम्यून टू इट। मम्स में क्या होता है, मम्स अडल्ट में बहुत कम होता है क्योंकि 60% अडल्ट जो से होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी क्रिएट हो चुकी है। वैसे हम मम्स जो से हैं वो कॉन्टीजियस होते हैं, यानी कि एक दूसरे से ट्रांसमिटेबल है। और ये सेल्डम फैटल, यानी कि इनसे बहुत ही, सेल्डम का मतलब होता है कुछ कुछ बहुत ही कम, फैटल यानी कि मरते हैं, ठीक है। इस डिजीज़ से बहुत ही कम लोगों की डेथ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मीजल्स है। ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में और एडल्ट में कॉमन डिजीज़ है। और ये क्या करता है, डिवेलप इम्यूनिटी इन विक्टम। विक्टम के अंदर विक्टम अगर इसके खिलाफ यानी कि एंटीबॉडीज़ रिलीज़ भी कर लेता है तो उसने इम्यूनिटी पहले डिवेलप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के अंदर इन्होंने रेट्रोवायरस और कहीं कहीं पे इन्होंने एड्स भी बताया हुआ है, क्योंकि रेट्रोवायरस जो सा है और एड्स का वायरस होता है HIV, दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इन्होंने दो बातें बीच में एक्सप्लेन की हुई हैं। RNA जो सा है वो हमारे पास ट्यूमर वायरस होता है। ये क्या करता है, ट्यूमर प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ स्पीशीज़। सबसे ज़्यादा क्लास ये जो रेट्रोवायरस होता है ये ट्यूमर बनाता है कैट्स के अंदर और रोडेंट्स के अंदर की बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। अब ट्यूमर गर्ल्स, अब क्या होता है, ट्यूमर एक ऐसा छाला या दाना बन जाता है बॉडी के अंदर, एक वेजिकल बन जाता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होता है, ट्यूमर बन जाना, इसको ट्यूमर कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इससे मिलता जुलता मोस्ट फेमिलियर वायरस हमारे पास HIV होता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो वायरस है ये क्या करता है, ह्यूमन इम्यून। अब हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी होती है हर डिजीज़ से। जैसे हमें आम सा जुकाम होता है, टोटल अगर हम लोग मेडिसिन ना लें 7 डेज़ के बाद वो क्योर हो जाता है, कोई भी आम जुकाम हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ कुछ दिनों बाद एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती है। और एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उस डिज़ीज़ के बाद उस डिज़ीज़ से फाइट करती है, उसके वायरसेस से, और क्या करती है, अब बॉडी को डिफेंड करती है। इस वजह से जो आम डिज़ीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को, जैसे ज़ुकाम वगैरह भी है, वो दूसरा इंसान जल्दी ज़्यादा, फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान को ज़ुकाम हुआ हुआ है, दूसरा साथ बैठता है, तो ऐसा नहीं होता कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट पे ही उस दूसरे इंसान को ज़ुकाम हो जाए। इस वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है, अपनी इम्यूनिटी होती है। लेकिन जब HIV वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो सी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एड्स जिसको भी होता है, एड्स से क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे क्या होता है, इम्यूनिटी जो सी है उसमें डेफिशिएंसी यानी कि कमी आना शुरू हो जाती है। और इम्यूनिटी ख़त्म हो तो सारी बीमारियां जो भी आम वगैरह हैं, जो आसपास जो भी जर्म्स, फ़ौरन क्या करती हैं, वो अटैक करना शुरू कर देती हैं। अब हमारे पास उन्होंने कहा RNA ट्यूमर वायरस जो सा है वो किस तरह का होता है। उन्होंने कहा ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें और इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड इंक्लूड रेट्रो वायरस, और इसकी शेप स्फेरिकल होती है। और ये 10 नैनोमीटर होता है इसका डायामीटर। और इसके ऊपर कवरिंग भी होती है जिसे हम इन्वेलप कहते हैं। और कवरिंग ये किससे बनाता है, होस्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवरिंग बनाता है। होस्ट का जो सेल होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनाता है। रेट्रो वायरस और नॉन स्पेसिफिक, रेट्रो वायरस जो से होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है वो मैं अभी बताती हूँ। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है ये किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। जब भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, सारे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं करते। जैसे ज़्यादातर ये रेट्रोवायरस जो से होते हैं वो क्या करते हैं, होस्ट के उन सेल्स को अफेक्ट करते हैं जिसके पास रिसेप्टर हो। अब रिसेप्टर हमारे पास क्या होता है, रिसेप्टर वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन आकर बाइंड करती है, और प्रोटीन आके बाइंड करती है। और फिर रिस्पांस होता है, इम्यून सिस्टम को भी रिस्पांस करती है। साथ में ये दूसरा काम क्या करती है, सेल डिफरेंट सेल्स की बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाती है, उनकी डिवीजन करवाती है। और वो सेल्स जब हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्स की क्या करवाती है, डेथ करवाती है। ये दोनों काम जो उनसे हैं ये रिसेप्टर करते हैं। तो जो ज़्यादातर हमारे पास ये वायरसेस होते हैं ये उन सेल्स को अफेक्ट करते हैं जिनके पास रिसेप्टर्स हों। लेकिन जो उनसे हमारे पास ये रेट्रो वायरस है ये क्या करते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी भी सेल्स को अफेक्ट कर सकता है चाहे उसके पास रिसेप्टर हो या ना हो।
अब यहाँ पे इन्होंने कहा है इन केस ऑफ एड्स की इन्होंने दोबारा बात की, इन्होंने कहा एड्स का अगर हम लोग वायरस देखें तो ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को अफेक्ट करता है जिसके पास रिसेप्टर हो, और और रिसेप्टर क्या करते हैं, रिसेप्टर वायरस जो से होते हैं रिसेप्टर के अंदर एंटर होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, और उसके जो लीकोसाइट्स होते हैं, लीकोसाइट्स को क्या करते हैं, लीकोसाइट्स और उसके टिश्यूज़ को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। अब लीकोसाइट्स होते क्या हैं, लीकोसाइट्स वो होते हैं वो जो स्पेशल इम्यून सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। अब ये किस तरह इन्फेक्ट करते हैं लीकोसाइट्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, इनके पास रेट्रो वायरस जो सा होता है उसके पास स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया कि इनके अंदर जो जीनोम होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए जो सा होता है ये क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट करवाता है, और डीएनए क्या करता है, इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को। अब डीएनए जो है वो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा, होस्ट सेल भी कौन से वाले, जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि जिनके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये इन्होंने कहा है आल्सो इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, जैसे ये उसके सेल के अंदर जाएगा आगे से ये उसके होस्ट के जीनोम के अंदर एंटर हो जाएगा। जब ये जीनोम के अंदर भी, अब ये सेल्स के अंदर अलग सेपरेट एंटर होगा और होस्ट के जीनोम के अंदर भी एंटर होगा। जब ये होस्ट के जीनोम के अंदर एंटर होगा, हमें पता है जो जीनोम में जेनेटिक मटेरियल होता है वहाँ से रिप्रोडक्शन होती है। अब जीनोम के अंदर जब एंटर होगा वायरस, तो इस वायरस को हम लोग बोलेंगे प्रो वायरस। और ये जो प्रो वायरस है, अब क्योंकि जेनेटिक मटेरियल से क्या होगा, आगे डिफरेंट सेल्स ने बनना है, एक सेल से बाकी डिफरेंट सेल बन रहे होते हैं होस्ट सेल से। अब वो जो आगे सेल्स बन रहे होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी सेल, उसे हम लोग प्रोजेनी सेल्स बोलते हैं। अब जैसे ही क्या, क्योंकि हमारे पास उस जीनोम के अंदर प्रो वायरस आ चुका है, ये वायरस क्या करेगा, जो वायरस जीनोम के अंदर जब एंटर होता है उसे प्रो वायरस कहते हैं। ये वायरस क्या करेगा, आगे जब सेल रेप्लिकेट करेंगे, जिनको हम बोलेंगे प्रोजेंसी वायरस बोलते हैं, प्रोजेंसी सेल्स बोलते हैं, तो ये प्रो वायरस क्या करेगा, प्रोजेंसी सेल्स के अंदर भी एंटर हो जाएगा। इस तरह क्या होता है, जो पहले जो नॉर्मल सेल्स जिन्होंने बनना था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैंसर सेल्स। इस तरह कैंसर सेल बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एड्स के बारे में। एड्स हमारे पास सबसे पहले कुछ फिजिशियंस ने 1980 के अंदर एड्स जो सा है वो यंग मेल्स के अंदर इसके सिम्टम्स देखे थे, और सिम्टम्स हमारे पास क्या क्या थे, स्वेयर निमोनिया था, हो गया था। नंबर 2, वेस्कुलर कैंसर शुरू हो गया था। सडन वेट लॉस हो गया था उनका। स्वेलिंग लिम्फ नोड स्वेलिंग का मतलब होता है सूज जाना, लिम्फ नोड यानी कि गिल्टियाँ बन जाना, गले में गिल्टियाँ बन जाना। उसके बाद हमारे पास लॉस ऑफ, क्योंकि ज़्यादातर एड्स के अंदर जो लिम्फ नोड जो उनसे स्वेल करते हैं वो नेक रीजन के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शन, इसमें एड्स में इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बाद में क्या हुआ, पहले तो जो उनसे पेशेंट्स थे वो क्या थे, होमोसेक्सुअल थे। ये सारे के सारे पेशेंट जो यंग मेल थे जिनके अंदर ये सारे सिम्टम्स शो हो रहे थे वो होमोसेक्सुअल थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये डिजीज़ जो सी है वो नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी शो होना शुरू हो गई थी। अब नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर किस तरह शो हुई, क्योंकि उन जो नॉन होमोसेक्सुअल्स मेल थे उन्होंने क्या किया, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन की करवाई, यानी कि या तो ब्लड लिया था या ब्लड दिया था, या फिर कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एड्स उनके अंदर ट्रांसफ़र हुआ, और जो उनसे नॉन होमोसेक्सुअल थे उनके अंदर भी ये डिजीज़ शो होना शुरू हो गई थी। अब 1984 में हमारे पास क्या हुआ, वायरसेस इस वायरस को फिर इसके ऊपर स्टडी की गई और सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया पेस्चूर इंस्टीट्यूट ऑफ इन फ्रांस के अंदर, और उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। इन दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर सबसे पहले इस डिज़ीज़ को स्टडी किया गया, और बाद में 1986 के अंदर स्टडी करने के बाद इस वायरस को HIV बताया गया कि वायरस जो है HIV है, और ये क्या करता है, मेजर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और जिस मेजर सेल को ये इन्फेक्ट करता है वो हमारे पास है टी लिम्फोसाइट को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, और टी लिम्फोसाइट मेजर कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम का, यानी कि जिसकी वजह से अगर जिसको अफेक्ट किया जाए तो इम्यून सिस्टम बंद हो सकता है। अब इन्होंने कहा HIV क्या करता है, इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम जैसे
जैसे टी HIV जो है वो टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से टी लिम्फोसाइट डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास इम्यून सिस्टम है वो फेल हो जाता है वर्क करने के अंदर, और जो जो भी इंडिविजुअल वगैरह है वो क्या करते हैं, वो उसके जो बाकी सारी डिजीज़ हैं वो उसके लिए ससेप्टेबल का मतलब होता है कि वो क्या करता है, बाकी सारी डिजीज़ भी उसके अंदर ईजिली एंटर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इन्फेक्ट करता है। उसके बाद रिसेंट सिचुएशन हम लोग देखते हैं, उन्होंने क्या HIV इन्फेक्ट एंड मल्टीप्लाई इन मंकी, उन्होंने क्या किया लैब के अंदर HIV जो है उन्होंने देखा, जब वो उस मंकी के अंदर HIV वायरस एंटर किया गया और उसके ऊपर स्टडी की गई तो चेक किया कि HIV जो है वो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है और साथ में मल्टीप्लाई भी करता है मंकी के अंदर, लेकिन कभी भी उसके अंदर डिजीज़ काज नहीं करता। लेकिन ह्यूमन के अंदर तो वो डिजीज़ भी काज करता है जिसको हम एड्स कहते हैं, जबकि मंकी के अंदर उसने डिजीज़ काज नहीं की। इसको कहते हैं होस्ट स्पेसिफिक, यानी कि कुछ स्पेशल होस्ट के अंदर ये डिजीज़ काजिंग है और कुछ स्पेशल होस्ट के अंदर ये डिजीज़ काज नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ये किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है एक ह्यूमन से दूसरे के अंदर। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, उसके बाद है कॉन्टैक्ट विद ब्लड, ब्रेस्ट फीडिंग से, उसके बाद हेल्थ वर्कर अचीव HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी के दौरान HIV जो सा वायरस है वो हेल्थ वर्कर को लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ वर्कर जो से वो पोलियो हेल्थ वर्कर है या वैक्सीन वगैरह जो से वो दे रही है, तो इससे क्या होता है, जो HIV है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान उसके अंदर एंटर हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन, इसकी क्या है, प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर ड्रग इनटू कॉमन सिरिंजेस, यानी कि सेम सिरिंजेस से इंट्रावीनस ड्रग्स बिल्कुल ना लें। इंट्रावीनस का मतलब होता है जो सीधा वेन के अंदर इंजेक्ट करनी होती हैं, जो जिस सिरिंज से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज स्टीराइल स्ट्रिंज एंड उटेंसिल्स, उटेंसिल्स हम लोग बर्तनों को कहते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी बर्तन और स्ट्रिंज यूज़ करनी है वो सारे स्टीराइल होने चाहिए। स्टीराइल का मतलब हमें पता होता है, स्टीराइल करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, बॉइलिंग से भी स्टीरिलाइजेशन की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीनेशन अगेंस्ट HIV, यानी कि HIV की अभी तक वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है। HIV के लिए अभी तक अगेंस्ट वैक्सीन जो है वो सिंथेसाइज कर दी गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो चल रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर अभी वर्क कर रही है, और अर्ली 2001 से वर्क शुरू हुआ है और साउथ अफ्रीका में।